नमस्कार फ्रेंड, ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार के फर्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर दोस्तों इंट्रोडक्शन का है और इसमें हम कुछ मेन पॉइंट जो हैं उनको डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि जो ह्यूमन राइट्स है क्या आज ही एग्जिस्ट करते हैं, इससे पहले नहीं होते थे? तो जी नहीं, ह्यूमन राइट्स इससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे। क्यों? क्योंकि देखिए सभ्यताएं होती हैं, विकास होता है और विकास के साथ ये भी कहा जाता है कि भाई ये जो पीरियड था ये गोल्डन पीरियड था इस सभ्यता का। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं गोल्डन पीरियड की, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो सिटीजन्स हैं या जो नागरिक हैं उनके अधिकार होते हैं, उनको रिकग्नाइज किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो आज सिस्टम है, जो आज एक तरीका है जिस तरह से आज ह्यूमन राइट या मानव अधिकार एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है कि उस टाइम पर जो भी उस सभ्यता का पीक पीरियड रहा होगा उसमें इनकी नेचर इनसे थोड़ी डिफरेंट होती हो, ये हो सकता है। या इनमें से कोई उस टाइम पर ना होता हो या उस टाइम पे कुछ ऐसा होता हो जो आज नहीं है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार जो है वो एग्जिस्ट करते थे, करते हैं, वो करते रहेंगे। हर सभ्यता की अपने अपने कुछ कारण होते हैं इनको शामिल करने के, और हर सभ्यता का जो अपना तरीका होता है इसको शामिल करने का। पर जहाँ तक बात करें हम आज करंट टाइम में, यानी जो प्रेजेंट हम काल जी रहे हैं इसमें, तो ये जो है वो यूरोपियन सेंट्रिक हैं ह्यूमन राइट, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये पाश्चात्य या पश्चिमी या वेस्टर्न कंट्री जो हैं उनसे रिलेटेड हैं, और उन्होंने ही इस कंसेप्ट को लाया है और हमारे सामने एक कंक्रीट वे में पेश करने की कोशिश की है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी उसका जो ग्लोबली एक तरह से कह लीजिए करने की कोशिश की है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये जो कंसेप्ट है ह्यूमन राइट का, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने ही क्यों दिया? क्या कारण था ऐसा करने का? तो इसमें बहुत से कारण हैं, जिनमें से फर्स्ट है वर्ल्ड वार। 2 विश्व युद्ध हुए जो कि 31 साल के गैप के अंदर अंदर ही हो गए, और इनका जो सेंटर पॉइंट था वो था यूरोप। अब यूरोप इनका सेंटर पॉइंट था, तो डेफिनेटली वहाँ जो नुकसान हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और जहाँ तक बात करें ह्यूमन लाइफ पर जो संकट था, यानी वो मानव जीवन है उस पर संकट था, वो बहुत गहरा था। हर तरह से मौत हुई, चाहे वो वेपन से हो, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे भुखमरी से हो, चाहे और किसी भी तरीके से गैस चैम्बर बना के हो, या न्यूक्लियर वेपन जो है उनको ड्रॉप करके किया गया हो। यानी कि हर तरीके से मौत हो रही थी, हर एज ग्रुप की हो रही थी, चाहे वो बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े हों, चाहे वो अधेड़ हों, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है। यानी कि हर तरीके से हर किसी पर, खासकर यूरोपियन सेंट्रिक पॉइंट जो था वहाँ पर एक लाइफ का संकट था। और हम दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई उनको समझ आया कि भाई ह्यूमन लाइफ जो हम इतनी सस्ती समझ रहे हैं ये उतनी सस्ती नहीं है। यानी कि जैसे रेगिस्तान में आपको पानी और छाया की वैल्यू पता चलती है, ठीक वैसे ही इन 2 विश्व युद्ध के कारण जो थी ह्यूमन लाइफ जो थी उसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करना शुरू किया गया, खासकर यूरोपियन कंट्री के द्वारा। और इसके साथ साथ ही युद्ध तो हो जाता है, पर उसके आफ्टर इफेक्ट यानी कि उसके बाद के जो परिणाम होते हैं या उसके बाद के जो कंसिक्वेंसेस होते हैं किसी भी तरह के, वो जो हैं वो भी खतरनाक होते हैं। तो उससे भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, यानी कि यूरोप के लोगों ने। दूसरा कारण था नो स्टेबिलिटी इन यूरोप, यानी यूरोप में किसी तरह की कोई स्थिरता कायम नहीं हो रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, दूसरा वर्ल्ड वार हुआ, कंटिन्यूसली कि भाई लड़ते जाओ और ह्यूमन लाइफ लॉस होती जा रही है, और कई तरह का लॉस होता जा रहा है, पैसे का लॉस हो रहा है। जितनी भी इन्वेंशन की हैं, अब ये भी हम मानेंगे कि यूरोपियन कंट्री ने बहुत ज़्यादा इन्वेंशन की थी अलग अलग फील्ड में, चाहे वो फैक्ट्रीज हों, चाहे वो साइंटिफिक हों, मेडिकल हों, जितनी भी हों, चाहे वो डिफेंस से लेकर हों, वो सारी उन्नति या तरक्की तो उन्होंने की, पर उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था। क्योंकि आप तरक्की करके फिर लड़ते हैं, फिर तबाह होते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं, अपना नुकसान करते हैं, दूसरे का भी करते हैं। तो कुल मिलाकर जो एक स्टेबिलिटी या एक स्थिरता जो थी वो यूरोप में कायम नहीं हो रही थी। तो उसमें भी जो ह्यूमन राइट्स थे वो काफ़ी हद तक सहयोग कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हर आदमी को एक तरह से एहसास कराएगा कि भाई ह्यूमन लाइफ की कोई डिग्निटी है ना, कि दूसरे के भी राइट हैं, दूसरे का भी राइट टू लाइफ, लिबर्टी और कई तरह के राइट्स हैं उसमें, वो सारे हैं और हमें उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जब ये चीज़ आएगी तो डेफिनेटली जो क्लैशेस हैं वो कम होंगे। थर्ड बिग रीज़न है ह्यूमन राइट की ग्रोथ के लिए यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी स्थापना। अब संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है कि भाई हर कंट्री बराबर है, पीस होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए, दिस दैट। तो वो जो थी एक फिलॉसफी, अगर आप इस तरह की फिलॉसफी को एस्टेब्लिश करते हैं तो डेफिनेटली उससे निकल के कुछ अच्छा ही आएगा। तो उसका परिणाम था UDHR, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो कि बाद में उसने कई देशों के संविधान, कई देशों के जो डोमेस्टिक जो थी चीज़ें उनको प्रभावित किया। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन में कई तरह की जो कॉन्वेंट्स थी या कन्वेंशन थी ह्यूमन राइट को लेकर वो भी कंडक्ट की गई।
रीजनल कन्वेंशन अफ्रीका की, यूरोप की, एशिया की, लैटिन अमेरिका की, इस तरह की हुई। और साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया, कंट्रीज पर भी प्रभाव डाला, है ना। उनके संविधान बनाने के लिए UDHR की जो घोषणा है उसमें बहुत से एलिमेंट कई संविधानों में आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें और भी कई चीज़ें इन्वॉल्व थी, जैसे कि हमारे देश में ह्यूमन राइट कमीशन हैं, या उससे लेकर बहुत सा जो एक जूरिस्प्रूडेंस है वो डेवलप किया गया। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो यूनाइटेड नेशन ने एस्टेब्लिश की। तो यूनाइटेड नेशन भी एक तरह से कारण बना ह्यूमन राइट की एग्जिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट जो कारण था वो था इंपीरियलिज्म, यानी साम्राज्यवाद। अब साम्राज्यवाद जो था, आप जानते हैं कि आज से 70 साल पहले हम कहें तो वही देश थे जिन्होंने साम्राज्यवाद को फैलाया, लूट खसूट की, हर देश में लगभग वो घुसे, वहाँ से उनके जो भी रिच सोर्सेज थे उनका दोहन किया, उनकी व्यवस्था को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए, और उनकी जितनी धन दौलत थी उनको उठा के वो ले गए अपनी कंट्रीज़ में, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या कई और तरीके से। पर उन्होंने क्या किया, जो सारा माहौल था वो यूरोपियन सेंट्रिक बना दिया। अब यहाँ पर उनका सेकंड थॉट था कि भाई लूट खसूट तो हमने कर ली, उसको अपने देश में ले भी आए, अब जो हम यहाँ पर इकट्ठा कर लाए हैं इसके बाद हम कहते हैं कि भाई हम सभी अब अच्छे बन गए हैं एकदम से, अब हम कॉमन ब्रदरहुड की बात करेंगे, पीस की बात करेंगे, सिक्योरिटी की बात करेंगे और सारी चीज़ों की बात करेंगे, ताकि जो भी हमने लूटा है, जो भी हमारे सोर्सेज हैं वो हमारे पास रहें और दुनिया में शांति बनी रहे। अदरवाइज़ क्या होगा, ऐसा ना हो कि चीज़ें रिवर्स होना शुरू हो जाएं, जिनको हमने लूटा है वो हमसे लूटना शुरू कर दें। तो इसके लिए उन्होंने हर देश के जनमानस को ये एहसास करवाना शुरू कर दिया कि भाई सब कुछ अच्छा है, हम सब इक्वल हैं, हम सब जो हैं वो समान अधिकार रखते हैं और हमको किसी एक दूसरे को किसी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को अटैक नहीं करने चाहिए, हम सभी अच्छे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट के उदय के लिए ये भी एक तरह से कारण था साम्राज्यवाद। दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें कि भाई ठीक है, जब साम्राज्यवाद था तो वो गलत था, ठीक है ना, आपने जितने जुल्म किए, आपने जितनी लूट खसुट की, ऐसा करो, अब तो ह्यूमन राइट आ गए हैं अकॉर्डिंग टू यू, आप कहते हैं कि सभी बराबर हैं, तो वो जो लूट खसुट की थी उसको वापस कर दो। तो फिर वो कहेंगे कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम समर्थन करते हैं उस लूट का जो कि हमने साम्राज्यवाद में की थी। तो ये जो ह्यूमन राइट हैं ये इतने भी लिबरल नहीं है कि साम्राज्यवाद के दौर में लूटा गया धन जो है उसको वापस कर दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मिस यूज ऑफ द ह्यूमन राइट्स, कि मानव अधिकारों को मिस यूज कैसे किया गया। अब इनको बनाया जाता है एक तरह से एक टूल इंटरफेरेंस करने का। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई देश कमजोर है और उसमें ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, तो आप वहां एंटर कर जाओ और बोलो कि भाई हम यहाँ पर आपको सुधारेंगे, और उस बहाने से आप वहां पर एंटर करके वहां उथल पुथल मचा दो। और अगर कोई कंट्री जो ताकतवर है तो आपके पास मीडिया होता है, आप क्या करो, ग्लोबली उसको एक प्रोपेगेंडा के तौर पर फैलाओ कि भाई देखो इस कंट्री में ह्यूमन राइट की वायलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक तरह से इमेज को टार्निश करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट को एक तरह से टूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है ताकि हम अपने पर्सनल मोटिव के लिए दूसरी कंट्री में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस कर सकें। दूसरी तरफ एक बात और भी आती है कि जब कई बार हार्डकोर क्रिमिनल जो हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि भाई इनके भी ह्यूमन राइट्स हैं, चाहे इसने जितना मर्जी एक हीनियस क्राइम किया हो पर ह्यूमन राइट्स इसके भी हैं। तो ये भी एक तरह से डिबेट का इशू है कि भाई एक आदमी जो दूसरे के ह्यूमन राइट की इज्जत नहीं करता है, क्या वो भी ह्यूमन राइट उसको मिलने चाहिए। नाउ लास्ट में डिस्कस करते हैं दोस्तों, क्या ह्यूमन राइट्स का होना जो है वो अपने आप में यूजलेस है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ह्यूमन राइट जो है पूरी तरह से उनका गलत ही इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक उसको जो है मेंटेन भी किया है। पर अगर हम एक ऐसी व्यवस्था पैदा कर सके विश्व में जहाँ पर कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर होती है तो उसमें इंटरफेरेंस किया जाए, बिल्कुल किया जाए, पर वो पर्सनल इंटरेस्ट से प्रभावित ना हो, वो एक जेन्युइन रीज़न पे बेस हो कि भाई यहाँ पर वायलेशन हुआ है, इसको ठीक करके हम बाहर चले जाएंगे। अगर इस तरह की व्यवस्था पैदा हो जाती है पूरे विश्व में तो फिर ह्यूमन राइट की जो एक वैल्यू है वो अपने आप में ग्लोबली जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। पर अगर उसमें आप अपने पर्सनल हित या पर्सनल इंटरेस्ट एज ए कंट्री या एज ए ऑर्गेनाइजेशन या व्हाटएवर अगर आप रखते हैं तो फिर वहाँ पर उसकी जो एक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं नीचे गिरती है, जो कि आपको देखने को भी मिलती है आजकल के ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो ये था दोस्तों ह्यूमन राइट का फर्स्ट लेक्चर जो कि इसकी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। धन्यवाद।